वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाई, बाइंड, कॉल जैसे मिसलीनियस फंक्शंस के बारे में, जो कि फंक्शन के साथ यूज़ आते हैं। और बात करेंगे एट द एंड क्लोजर्स के बारे में, जो कि अच्छा कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट में। काफ़ी एक इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी कंसेप्चुअल है, लॉजिकल है, हमें बहुत कुछ समझ में आएगा। हम इस वीडियो में दिस पॉइंटर के बारे में, दिस कीवर्ड के बारे में जो कि है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ पढ़ेंगे स्कोपिंग के बारे में, स्कोप्स क्या होते हैं, ठीक है। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जो कि ऑब्जेक्ट की हैं, फंक्शंस की हैं, और किस तरह से फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं देखी हैं, नहीं जानते हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ मैंने आज कुछ नोट्स भी यहाँ पर बना रखे हैं, थोड़े कॉल, अप्लाई और बाइंड के लिए, ठीक। उसके भी आप रेफरेंस ले सकते हैं, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए पहले से, कि फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट काम करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ठीक। तभी आप आगे इस वीडियो को समझ पाएंगे, ठीक। तो इस वीडियो में हम जानते हैं, शुरू करते हैं कि क्या होते हैं क्लोजर्स और कि कॉल, बाइंड और अप्लाई मेथड्स के बारे में। तो बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो मैंने आपको बता रखा है कि ऑब्जेक्ट जो जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं वो करली ब्रैकेट्स के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं। यहाँ हम लिखते हैं उसकी की, या फिर कह लो प्रॉपर्टी, और यहाँ पर हम लिखते हैं उसकी क्या, वैल्यू, जिसे हम पूरा एट्रीब्यूट भी कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर एक फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। इस फंक्शन को हम यहाँ पर, ये की भी होती है, और इस फंक्शन को यहाँ पे अनादर नेम क्या देते हैं, हम मेथड देते हैं। एक क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। ऑब्वियसली मेरे को पता है, मैंने आपको ये बता रखा है, ठीक है, आपको क्लियर होनी चाहिए ये चीज़। अब मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को मैंने क्रिएट किया, ठीक। उस ऑब्जेक्ट में मैंने प्रॉपर्टी बनाई, ए नाम से कुछ प्रॉपर्टी बनाई और बी नाम से कुछ प्रॉपर्टी बनाई, ठीक। तो जब भी मैं इस ऑब्जेक्ट को किसी को असाइन करता हूँ, मैं एक्स मान के इसको असाइन कर देता हूँ, तो एक्स एक ऑब्जेक्ट है, उसकी प्रॉपर्टी है ए और उसकी प्रॉपर्टी है बी, ठीक। इस प्रॉपर्टी का नाम मैं कुछ ए बी सी लिख देता हूँ, और इस प्रॉपर्टी का नाम मैं कुछ लिख देता हूँ एक्स वाई जेड, कुछ भी लिख दिया मैंने। तो लेट एक्स मैंने एक वेरिएबल बना लिया जो एक ऑब्जेक्ट को कंटेन करके रख रखा है अपने अंदर, ठीक। होगा क्या कि जब भी मैं इस लेट एक्स के अंदर इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहूँगा, जब भी मैं एक्स के अंदर ही इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहूँगा, तो मुझे दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखो, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ ये एक सी प्रॉपर्टी है जो कि एक फंक्शन है, ठीक है, ये एक एडवांस पार्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में हम पहले ही बेसिकली पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो कि एक फंक्शन है, वो मुझे कुछ अगर रिटर्न कर रहा है ए और बी को कंबाइन करके, तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, दिस डॉट ए प्लस दिस डॉट बी, ठीक है। तो ये तो था कि ऑब्जेक्ट कैसे काम करते हैं, उसके अंदर मेथड क्या होते हैं। लेकिन ये दिस क्या है, दिस जो है वो होता है एक क्या, पॉइंटर। दिस एक पॉइंटर होता है, एक पॉइंटर मान लो एड्रेस होता है एक, ठीक। दिस कीवर्ड यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में एक कीवर्ड है जो कि एज अ पॉइंटर बिहेव करता है। ये जावास्क्रिप्ट में पॉइंटर का कंसेप्ट नहीं है, बट पॉइंटर ना कह के मैं इसको कहना चाहूंगा एड्रेस, ठीक है। एड्रेस को कंटेन करता है ये, ठीक है, एड्रेस को कंटेन करता है, और सिंपली एक कीवर्ड होता है, ठीक। ये कीवर्ड क्या करता है, जो हमारा सेल्फ ऑब्जेक्ट है ना, मतलब जिस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं हूं, मतलब जैसे ये एक्स ऑब्जेक्ट के अंदर हूं, तो इस एक्स ऑब्जेक्ट के एड्रेस को पॉइंट करके रखेगा कि ये एक्स ऑब्जेक्ट मेमोरी में कहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो एक्स ऑब्जेक्ट का ए प्रॉपर्टी अगर मैं लिखा है दिस डॉट ए, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक्स ऑब्जेक्ट की ए प्रॉपर्टी। क्या बोलना चाह रहा हूं, एक्स ऑब्जेक्ट की ए प्रॉपर्टी। दिस बी लिखा है तो क्या बोलना चाह रहा हूं, एक्स ऑब्जेक्ट की बी प्रॉपर्टी, ठीक। तो दिस क्या करता है, दिस का हर जगह पे अलग अलग रोल होता है। जब भी दिस एक ऑब्जेक्ट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, तो दिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है, कि ऑब्जेक्ट बता रहा होता है मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर हूं, ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। जब भी एक फंक्शन के अंदर उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, जो कि हमारी विंडो होती है, ठीक। और जब भी हम स्ट्रिक्ट मोड होता है एक जावास्क्रिप्ट में, उसमें जिसको यूज करते हैं तो वो अनडिफाइंड क्रिएट करता है, पर उसको समझने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पर ये अपन को याद रखना है कि जो दिस कीवर्ड है यहाँ पर, दिस कीवर्ड जो है वो क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करके रखता है। तो जब भी मैं ऐसे, जैसे मैंने ये एक्स यहां पर मैं लिख देता हूं, लेट एक्स इक्वल टू ए बी सी बी एक्स वाई जेड,
और सी जो कि एक फंक्शन है, ठीक है, और मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, दिस डॉट ए प्लस दिस डॉट बी। अब ये दिस बेसिकली मतलब है क्या, क्या बताना क्या चाह रहा हूं मैं दिस को बता के आपको। जब भी मैं इस फंक्शन सी को यहाँ पे कॉल करता हूँ, चलो मैं ऐसे बोलता हूँ एक्स डॉट सी, एक्स डॉट सी इस तरह से मैंने कॉल कर सकता हूँ, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, एक्स डॉट सी इस तरह से कॉल कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। अगर मैं इसको इस तरह से कॉल करता हूँ तो जब भी मैंने सी को कॉल किया ना, तो सी के अंदर जो दिस पास हुआ, जो ये दिस है वो कौन होएगा, ये एक्स होएगा, दिस है वो एक्स होएगा बाय डिफॉल्ट, जो दिस पॉइंट करेगा वो एक्स को पॉइंट करेगा, ठीक। अगर मैं कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन को लिखता हूँ, तो अगर मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ आपको, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर मेरे पास लेट एक्स, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर दिया, उसके अंदर मैंने ए प्रॉपर्टी ली ए बी सी, ठीक है, और बी प्रॉपर्टी ली क्या, एक्स वाई जेड, और एक मैंने यहाँ पर सी प्रॉपर्टी भी मैं ले लेता हूँ जो कि एक फंक्शन होने वाला है और रिटर्न करने वाला है क्या, दिस डॉट ए प्लस दिस डॉट बी, ये यहाँ पे रिटर्न करने वाला है। तो जब भी मैं एक्स डॉट सी को कॉल करता हूँ इस तरह से, ठीक है ना, इसको कॉल करता हूँ, तो ये मेरे बाय डिफॉल्ट दिस किसको पॉइंट कर रहा होगा, एक्स को पॉइंट कर रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर ए बी सी एक्स वाई जेड प्रिंट हो गया है, ठीक। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ सिमिलर टाइप ऑब्जेक्ट है, लेट टी, कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट है जिसमें भी ए प्रॉपर्टी है, ठीक, और जिसमें भी वापस से बी प्रॉपर्टी भी है, उसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी है, लेकिन है क्या नहीं, जो कि ये फंक्शन सी, मेथड सी नहीं है उसके अंदर। और मैं चाह रहा हूं कि मैं टी जो ऑब्जेक्ट है उस पर ये सी मेथड अप्लाई कर दूं। मतलब मैंने एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मैंने काफी बड़ा एक मेथड लिख रखा है, सपोज दैट, ठीक, और मैं चाह रहा हूं कि एक टी ऑब्जेक्ट है जो कि दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर भी कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज है एक्स की तरह, जो कि इस सी मेथड में काम आ रही है, और मैं चाह रहा हूं कि वो टी पे भी जो सी मेथड है वो काम कर जाए। मतलब जैसे ये एक्स की तरह, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड यहाँ पे रिटर्न कर रहा था, मेरे पास प्रिंट करवा रहा था मैं, वैसे ही मैं चाहता हूँ आर्यन यादव भी प्रिंट हो जाए, ठीक। तो वो करने के लिए हम कुछ मिसलीनियस फंक्शंस कॉल, बाइंड और अप्लाई, इन तीनों का यूज करते हैं, ठीक है। वो कैसे, तो देखो अगर मैं लिखता हूं यहां पर कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि रिटर्न करने वाला है तो लिखना पड़ेगा, एक्स डॉट सी डॉट कॉल, तो ये जो मेथड है डॉट कॉल मेथड जो है वो क्या करेगा, दिस की जगह पे दिस को पॉइंट करवाएगा किसको, जो ऑब्जेक्ट में इसमें पास करने वाला हूं, दिस को पॉइंट करवाएगा किसको, जो ऑब्जेक्ट में पास करने वाला हूं। बेसिकली दिस है क्या, दिस एक कीवर्ड है जो कि एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, जो कि ऑब्जेक्ट के एड्रेस को कंटेन कर रहा है। और जब भी मैं दिस डॉट ए लिखता हूं या दिस डॉट बी लिखता हूं, तो जो ऑब्जेक्ट दिस के थ्रू पॉइंट किया गया है उसकी प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाती है, ठीक। तो वैसे ही अगर मैं टी ऑब्जेक्ट को कॉल के अंदर पास कर देता हूं, तो सी जो फंक्शन है, सी जो मेथड है, वो किसके लिए रन होगा, किसके लिए रन होगा, टी के लिए रन होगा। क्यों, दिस किसको पॉइंट कर रहा होगा, टी को पॉइंट कर रहा होगा। तो अगर मैं यहां देखूंगा तो यहां देखिए क्या लिखा है, आर्यन यादव, और मैं इसमें थोड़ा सा इसको अच्छा कर देता हूं, दिखने में अच्छा हो जाए, ठीक। तो देखिए आर्यन यादव यहाँ पे लिखा आ गया। तो ये था कॉल फंक्शन, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहां पर मैं एक और फंक्शन बनाता हूं डी, मैं एक और फंक्शन बनाता हूं डी, और ये फंक्शन क्या लेगा, एक आर्ग्यूमेंट लेगा प्रीफिक्स, ठीक है, और रिटर्न करेगा क्या, प्रीफिक्स प्लस दिस डॉट ए प्लस दिस डॉट बी, ठीक। कुछ इस तरह से ये क्या कर रहा है, आर्ग्यूमेंट ले रहा है और कुछ ये वैल्यू रिटर्न करने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब हम सी पे लगा सकते हैं तो हम डी पे भी लगा सकते हैं कॉल को, ठीक है। और लेकिन मेरे को पता है कि मैं सी में किस तरह से आर्ग्यूमेंट भेजूंगा, मैं किस तरह से, अगर मैं डी को डायरेक्ट एक्स के लिए कॉल करता हूं तो मैं किस तरह से आर्ग्यूमेंट भेजूंगा, डायरेक्ट इधर लिख दूंगा मिस्टर MR या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, वो आर्ग्यूमेंट उस मेथड के पास पहुंच जाएगा। बट अगर मेरे को कॉल के थ्रू, कॉल जो मेरा मेथड है, मैं जो पढ़ रहा हूं, कॉल जो मेथड है उसके थ्रू आर्ग्यूमेंट भेजना पड़े, वो मैं कैसे भेजूंगा, वो भेजने के लिए हमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आगे की तरफ लिखने पड़ते हैं, दैट इज MR लिख दिया, तो वो यहां पर भी क्या हो जाएगा, भेज देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, ठीक। तो डी को यहाँ पे कॉल कर दिया, तो डी ने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, प्रीफिक्स के साथ प्रिंट कर दिया चीजें, ठीक। इतना तो आपको क्लियर होगा कि मैं किस तरह से आर्ग्यूमेंट भेजता हूँ। तो अब यहाँ पे आपको मल्टीपल आर्ग्यूमेंट भेजना पड़े, ठीक है, तो भी आप भेज सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं
1 2 3 दूसरा आर्ग्यूमेंट भी ले लूँ, ठीक है, और यहाँ कंसोल डॉट लॉग करा दूँ, दैट इज़ डी। ठीक, इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि मेरे को दिक्कत ना दे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये ऊपर भी कंसोल लॉग हो गया। तो मतलब जितने हम आर्ग्यूमेंट भेजना चाहें हम आर्ग्यूमेंट लिस्ट में भेज सकते हैं। ठीक है, एक एक करके आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं। लेकिन ये तो है कॉल मेथड। अब बाकी जो 2 मेथड है वो भी सिमिलर इसी के तरह है। वो कैसे? मैंने बोला कि अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ x.d.apply, अब बेसिकली अप्लाई मेथड बिल्कुल सेम है कॉल मेथड की तरह, बस इसमें एक डिफरेंस है। मैंने यहाँ पे लिखा भी अपने नोट्स में कि जो अप्लाई मेथड है ना, ये रहा, अप्लाई मेथड बिल्कुल सिमिलर है कॉल मेथड की तरह, बस उसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि जो हम आर्ग्यूमेंट भेजते हैं ना कॉल मेथड में, वो कॉमा कॉमा सेपरेटेड होते हैं, आर्ग्यूमेंट लिस्ट में भेजते हैं। लेकिन जो हम आर्ग्यूमेंट भेजते हैं अप्लाई मेथड में, वो इन द फॉर्म ऑफ एरे भेजते हैं। तो अगर मेरे को यहाँ पर सिमिलरली बिल्कुल इस तरह से अगर मेरे को यहाँ पे भेजना पड़े तो मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकता हूँ। काम वही करते, देखिए इसे लिखा था क्रिएट लिस्ट फ्रॉम एरे लाइक कॉल नॉन ऑब्जेक्ट, मतलब कि इसको एरे चाहिए थी, आपने इसको कुछ और ही भेज दिया। ठीक है, तो देखो इसको एरे अगर मैं भेजता हूँ तो ये काम करेगा। ठीक, यहाँ अनडिफाइंड आ रहा है पर डेफिनेटली क्योंकि मैंने अगला आर्ग्यूमेंट नहीं भेजा है, मैं अगला आर्ग्यूमेंट भी अगर यहाँ पे भेज देता हूँ तो वो यहाँ पर भी प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी प्रिंट हो गया और काम करने लग गया। तो इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो अप्लाई मेथड है उसके अंदर हम एरे फॉर्मेट में भेजते हैं और कॉल मेथड में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट लिस्ट में भेजते हैं। ठीक, ओके। नाउ अब एक और चीज बची है जो कि बाइंड मेथड। बाइंड मेथड क्या करता है कि एक मेथड को किसी ऑब्जेक्ट से बाइंड करके आपको एक फंक्शन रिटर्न कर देता है। जैसे कि लेट y इक्वल टू x.d.bind, मैंने कुछ ये लिख दिया और इसके अंदर मैंने क्या भेज दिया, ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पे जब मैं भेजता आ रहा हूँ जो कि मेरा ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा, तो ये क्या करेगा कि जब भी एक y क्या हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा, y एक फंक्शन हो जाएगा जो कि किसके लिए रन कर रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ t के लिए रन कर रहा होगा। y d वाला फंक्शन है y, बट किसके लिए रन कर रहा है, t के लिए रन कर रहा है। तो जब भी मैं y को कॉल करूंगा ना यहाँ पर, तो वो ऑलवेज हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि वो उससे बाइंड हो चुका है, टी से बाइंड हो चुका है वो, तो हमेशा हमेशा के लिए किसके लिए रन करेगा, हमेशा रन करेगा किसके लिए, ये जो टी ऑब्जेक्ट है उसके लिए। तो यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट भी भेज सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस तरह से काम कर रहा है, ये तो बेसिक सी बात है, ये काम कर रहा है। मतलब कि बाइंड मेथड क्या करता है कि आपका जो भी मेथड है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का, जैसे एक्स का मैंने डी मेथड उठाया, उस मेथड को किसके साथ बाइंड कर देगा, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड कर देगा और आपको एक नया मेथड या नया फंक्शन रिटर्न कर देगा जो कि मैं किसी में स्टोर करा सकता हूं। और जब भी मैं उस स्टोर्ड फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो किस ऑब्जेक्ट के लिए रन करेगा, जो ऑब्जेक्ट मैंने उसके साथ बाइंड कर रखा है, उस ऑब्जेक्ट के लिए वो ऑलवेज रन करने वाला है। ठीक, तो ये तो था कि किस तरह से बाइंड, अप्लाई और कॉल मेथड वर्क करते हैं। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझा है। ठीक, काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को डीपली हमने समझा है और इससे ज़्यादा इसका कुछ भी यूज़ नहीं है, कुछ भी मतलब यूज़ तो है पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसका कोई ज़्यादा और इसमें डिटेल वे नहीं है इसकी। ठीक, अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है थोड़ा सा, जो कि है क्लोजर्स। अब देखो क्लोजर्स क्या होते हैं। सबसे पहले उसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, क्लोजर्स के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। क्लोजर्स, देखो चलो अब बात करते हैं क्लोजर्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक चीज समझानी है जो कि है मेरा स्कोप। स्कोप क्या होता है? ठीक, स्कोप इज नथिंग बट वेरिएबल्स, मतलब कि कितना वेरिएबल्स को हम एक्सेस कर पा रहे हैं उसे ही हम कह रहे हैं स्कोप। मतलब कि जैसे मेरे पास ये एक ब्लॉक है, ठीक है, हम जावास्क्रिप्ट ब्लॉक इस तरह से बनाते हैं, तो अगर ये ब्लॉक के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, ठीक, लेट एक्स, लेट वाई, ये वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। ठीक, तो ये जो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, ये सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल है, ये सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल है। तो इन वेरिएबल्स को हम कहेंगे क्या, लोकल स्कोप्ड वेरिएबल। लोकल स्कोप्ड है मतलब कि लोकल है इस ब्लॉक के, आप इन वेरिएबल्स को ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक, तो इस ब्लॉक के स्कोप में आ रहे हैं ये वेरिएबल्स। ठीक, और अगर आप बोलते हो कि लेट टी, मैंने यहाँ पर कहीं डिक्लेयर किया है, तो ये जो टी है ना वो इस ब्लॉक के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। तो ये जो टी है ये हो गया क्या, ग्लोबल स्कोप। क्या हो गया, ग्लोबल स्कोप। क्यों? क्योंकि हम इस टी को कहीं भी पूरे प्रोग्राम में, कोई पूरी फाइल में
पूरे सिस्टम में जो जावास्क्रिप्ट के मॉड्यूल्स हैं उसमें कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए ग्लोबली स्कोप्ड है। लेकिन जो ये एक्स और वाई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर यूज़ किए जा सकते हैं, या फिर इस ब्लॉक के अंदर कोई और फंक्शन लिखा हो उसके अंदर यूज़ किए जा सकते हैं, तो इस वजह से ये लोकली स्कोप्ड है। ठीक, तो ये डिफरेंस होता है। और ये होता है स्कोप, कि भाई कितना हम वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक, ये लोकल वेरिएबल्स है और ये ग्लोबल वेरिएबल्स ही किस वजह से बनते हैं? स्कोप की वजह से बनते हैं, उनके एक्सेसिंग पावर्स की वजह से बन सकते हैं। ठीक, तो इतना तो ये है कि भाई दो टाइप के स्कोप होते हैं, ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप। और जो वेरिएबल्स है ना, वो दो टाइप के होते हैं, लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक, अब क्लोजर्स क्या है? जब भी हमें एक चीज पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट में हम फंक्शन के अंदर फंक्शन बना सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है ये वाला, कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन के अंदर हमने एक और फंक्शन बना दिया। ठीक, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अगर पूरा कोड को कमेंट करता हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक और फंक्शन बना सकता हूँ कोई भी नाम से, ठीक है, और यहाँ पर मैं काम करा सकता हूँ उससे। और ऐसे हम कितने ही फंक्शन के अंदर कितने ही फंक्शन और कितने भी फंक्शन एक फंक्शन के अंदर बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट ने हमें फीचर अच्छा दे रखा है। ठीक है, तो और मैं इस फंक्शन को कॉल भी कर सकता हूँ। ठीक, और यहाँ मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, देखिए ये एग्जीक्यूट करेगा, हेलो, इसने एग्जीक्यूट करा दिया। ठीक, अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैंने इस फंक्शन को इस फंक्शन के अंदर बना दिया है, तो देखिए इससे क्या फ़ायदा होता है। यहाँ पर अगर मैं कोई एक वेरिएबल बनाता हूँ x=10, अगर मैं यहाँ पर कोई वेरिएबल x=10 बनाता हूँ, तो मेरे पास ये जो वेरिएबल है x, ये मेरा इस अंदर वाले फंक्शन के अंदर भी एक्सेसिबल होगा, ये मेरा अंदर वाले फंक्शन के अंदर भी एक्सेसिबल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूँ जी वाले फंक्शन की, अगर मैं बात करूँ जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया था टी नाम से, ठीक है, और यहाँ पर एक फंक्शन बनाया था जी नाम से। ठीक, तो जो जी है उसके लिए जो ये वाला स्कोप है ना, यहाँ वाला, ठीक है ना, ये वाला जो स्कोप है ना, ये कौन सा है? ग्लोबल स्कोप है। ठीक है, या फिर कह लो पेरेंट स्कोप है, तो उसको एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, और ये जो है इसके लिए लोकल स्कोप है। ठीक, इसलिए इसके भी वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहा है। अब बात ये है कि जब भी मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दूंगा, जब भी इस फंक्शन को पूरे को एग्जीक्यूट कर दूंगा और मैं एक फंक्शन रिटर्न कर दूंगा, तो मेरा स्कोप जो है वो प्रिजर्व रहेगा। मतलब कि अगर मैंने बोला कि मैं इसको कॉल करने की बजाय मैं इस फंक्शन को रिटर्न कर रहा हूं, इस फंक्शन जी फंक्शन को रिटर्न कर रहा हूं, तो मेरे पास इस फंक्शन को मैं कहीं और स्टोर करा सकता था। मेरे को क्योंकि जी फंक्शन मिला है, तो मैं इस फंक्शन को कहीं और स्टोर करा सकता हूं। तो अब जब ये जी फंक्शन कॉल हुआ है ना, तो यहाँ देखिए कि इसने अभी भी मैं इसको एक्स को कॉल करता हूं, तो इसने अभी भी यहाँ पर 10 प्रिंट कर दिया। इसका मतलब ये था कि ये पूरा जो टी फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो गया, पूरा खत्म हो गया, इसने अपने वैल्यू रिटर्न भी कर दी, लेकिन जी ने फिर भी एक्स को प्रिजर्व कर रखा है। इसे ही हम कहते हैं क्लोजर्स। मतलब कि एक फंक्शन है, उसके अंदर एक और फंक्शन है, और वो फंक्शन ने जो अंदर वाला फंक्शन है उसने पूरे के पूरे जो बाहर वाले फंक्शन है, पेरेंट फंक्शन है, उसके स्कोप को प्रिजर्व करके रखा है, उसको बाद में यूज कर पा रहा है, उसे ही हम कहते हैं क्लोजर्स। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर देखो, आपने जी फंक्शन को रिटर्न कर दिया था यहां पर, और जी फंक्शन ने क्या कर दिया कि जो एक्स वेरिएबल है, जो कि अभी तक हट जाना चाहिए था, क्योंकि लोकल स्कोप, क्योंकि फंक्शन एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है, टी वाला जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है, तो उस वजह से उसके हिसाब से तो एक्स हट जाना चाहिए था। बट जी वाले फंक्शन ने उसको अभी भी प्रिजर्व कर रखा है, क्योंकि कंसोल लॉक करा पा रहा है, कंसोल लॉक करवा पा रहा है। तो अगर वो प्रिजर्व्ड है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? क्लोजर्स कहते हैं। और इसको यूज करने, इसको जो क्लोजर्स है, क्लोजर्स का काफी एक यूज होता है। कैसे यूज होता है मैं आपको बताता हूं। यहां पर मेरे पास ये फंक्शन है टी, ठीक है, 2-3 जगहों पे हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लोजर तो पहली बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई किस तरह से क्या होता है कि एक फंक्शन है वो किसी दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, उसकी वजह से जो पुराना फंक्शन था जिसे हम पेरेंट फंक्शन कह रहे हैं, उसके वेरिएबल्स भी प्रिजर्व है और हम उनको यूज कर पा रहे हैं, उसके वेरिएबल भी प्रिजर्व्ड है और हम उनको यूज कर पा रहे हैं, इसे ही हम कहते हैं क्लोजर। ठीक, अगर मैं इसका यूज बताऊं, टेबल ही बनाता हूं, चलो मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ दिखाता हूं। तो मैंने यहां पर एक फंक्शन बनाया, ये किस लिए यूज आते हैं? बेसिकली क्लोजर का मेन काम क्या होता है कि आपके जो फंक्शन है, आपका जो फंक्शन है या फिर आपकी जो जावास्क्रिप्ट है, उसके अंदर आप प्राइवेट वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर पाओ। वो कैसे? जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि मैंने एक लेट काउंटर वेरिएबल बना दिया 9 या फिर कह लो 0, ठीक है, और फंक्शन बना दिया उसको इंक्रीमेंट करने के लिए। ठीक, तो ये क्या करेगा? काउंटर
काउंटर COUNTER काउंटर प्लस प्लस, ये मेरे पास यहाँ पे कर देगा। और अगर मैं इसको बार बार कॉल करूँ तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, डेफिनेट है ये तो, ठीक। लेकिन ये जो काउंटर है ये किसी भी दूसरे फंक्शन के थ्रू भी एक्सेस किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक। तो अगर मुझे इस ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ नहीं करना है, मैं चाहता हूँ प्राइवेट वेरिएबल यूज़ करना, तो मैं क्या करूँगा, इस क्लोजर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। कैसे? मैं एक फंक्शन बनाता हूँ काउंटर एक फंक्शन बनाया और मैंने इसके अंदर एक काउंट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जो कि 0 था, और एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया इंक काउंटर या फिर इंक, ठीक है, काउंट प्लस प्लस, ये हो जाएगा। और एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया दैट इज डिस्प्ले, ठीक, जो कि कंसोल लॉग करेगा क्या, काउंट को। और मैंने इन दोनों फंक्शंस को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया और यहाँ लिख दिया इंक कॉमा डिस्प्ले, ये मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया। अब क्या हुआ कि एक फंक्शन बनाया जिसमें वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ, 2 फंक्शंस इनिशियलाइज हुए और दोनों फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। इससे होना क्या चाहिए, एक क्लोजर क्रिएट होना चाहिए पहली बात तो, जिसकी वजह से जो लेट काउंट जो है वो प्रिजर्व हो जाना चाहिए। अब दूसरी बात यहाँ देखने की ये है कि जो लेट काउंट है अगर वो प्रिजर्व्ड है तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन एक्सेस कर पा रहा है, इंक और डिस्प्ले। ये 2 फंक्शंस ही ऐसे हैं जो इस वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहे हैं, बाकी कोई इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से ये क्या हो गया, एक प्राइवेट मेंबर हो गया, किनका, इंक और डिस्प्ले का, एक प्राइवेट मेंबर हो गया, नहीं हो गया, ठीक। तो इस वजह से हम प्राइवेट मेंबर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ लेट ओ इक्वल टू काउंटर COUNTER काउंटर, तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ O ऑफ 1 को मैं कॉल कर देता हूँ, ठीक है, तो ये डिस्प्ले कर देगा सबसे पहले तो। और फिर मैं बोलता हूँ कि भाई इंक्रीमेंट कर दो, ये भी कॉल कर दो, 2-3 बार इंक्रीमेंट कर दिया और मैंने इसको डिस्प्ले भी करा दिया बाद में। तो देखिए किस तरह से काम करेगा, 0 था, फिर इसने इंक्रीमेंट किया और फिर 4 को प्रिंट कर दिया। तो इस वजह से क्या हो गया, ये प्राइवेट मेंबर्स डिक्लेयर हो गए ये हमारे। कैसे, वो आप समझ रहे होंगे किस तरह से मैंने यहाँ पर एक प्राइवेट लोकल वेरिएबल को क्लोजर की मदद से उसका स्टेट या फिर स्कोप क्या है, प्रिजर्व कर दिया है, और सिर्फ ये 2 फंक्शन ही उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इस वजह से इससे क्या कर सकते हैं, हम प्राइवेट मेंबर्स क्रिएट कर सकते हैं। ये तो एक हुआ पार्ट, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की वो ये है कि जो क्लोजर्स है वो हमेशा रेफरेंस को प्रिजर्व करके रखते हैं। इसका मतलब मैं कैसे बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया लूप क्लोजर्स, ठीक, और इस फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट i इक्वल टू 0, और इसके ऊपर मैंने क्या किया, आइटरेट किया i इक्वल टू 0, i इज स्मॉलर देन 5 एंड देन द i प्लस प्लस। और इसके अंदर मैंने एक एरे भी डिक्लेयर करी थी जो कि मैं रिटर्न करने वाला हूँ बाद में। रेफरेंस का मतलब मेरा ये है कि आप जो वेरिएबल की करंट वैल्यू है ना उसी को शो करेगा वो। तो देखो मैं कैसे बताता हूँ इस चीज़ को, ARR.push, क्या पुश करना है मुझे, ARR में मुझे पुश करना है एक फंक्शन जो कि रिटर्न कर रहा है i को, ठीक है, ये मेरे को एक पुश करना है। तो ये फंक्शन ही मैंने यहाँ पे पुश कर दिया और मैंने रिटर्न कर दिया ARR, ओके। और मैंने बोल दिया लूप क्लोजर को यहाँ पे बनाओ, और इसके अंदर जो भी मेरे पास ये मेरे पास एक एरे आ गई। अब मैंने बोला PK0 को कॉल करो, ऐसे ही मैंने PK1 को कॉल कर दिया, PK2 को कॉल कर दिया, PK3 को कॉल कर दिया, PK4 को कॉल कर दिया। अब होना क्या चाहिए था, आपके दिमाग में आ रहा होगा 1 2 3 4 5 आने कॉल होने चाहिए थे, ठीक, लेकिन यहाँ पे कंसोल लॉग भी करना पड़ेगा मुझे, ठीक, और ऐसा ही मेरे को यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ठीक। होने चाहिए था क्या 1 2 3 4 5, बट होंगे नहीं, क्यों नहीं होंगे वो भी बताएंगे। देखिए 5 5 5 5 5 5 हुए, क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा आई था वो बार बार चेंज होता जा रहा था, और मैंने बताया था कि जो क्लोजर्स हैं वो किसको प्रिजर्व करते हैं, रेफरेंस को प्रिजर्व करते हैं, मतलब कि एड्रेस को प्रिजर्व करते हैं। मतलब आई का जो एड्रेस है, आई का जो मेमोरी में एड्रेस है उसको प्रिजर्व कर रखा है उन्होंने, तो उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी होगी ना वो उठा के प्रिंट कर देगा, वो उठा के वहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो आई जो मेरे पास यहाँ पे फंक्शन, आई जो वेरिएबल है ना उसको उठा के यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो आई की वैल्यू तो बार बार बढ़ती जा रही है, और एट दी एंड वो 5 हो जा रही है। तो उस एड्रेस पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी,
5 होगी, और ये किसको रेफरेंस को प्रिंट करता है, तो रेफरेंस इसने यहाँ पे 5 5 5 5 प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि किस तरह से मैं 1 2 3 4 5 प्रिंट करा सकता हूँ, तो उसके लिए मेरे को एक अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ताकि वो हर एक नए वेरिएबल में एक नया डेटा स्टोर करा पाए और हम उसका रेफरेंस ले पाए, जिसकी वजह से जो प्रिंट होएगा वो अलग प्रिंट होएगा। तो देखो, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि एक फंक्शन बना सकता हूँ, कुछ भी मान लो आर नाम से एक फंक्शन बना दिया, इसके अंदर मैं ये ले रहा हूँ और ये मुझे कुछ इस तरह से फंक्शन को रिटर्न करने वाला है, और इसके अंदर ये जो वैल्यू है वो रिटर्न करने वाला है आई, ठीक। और मैं यहाँ पर किसको कॉल करूँगा, आर को कॉल करने वाला हूँ, आर मेरे को यहाँ पर कुछ इस तरह से कॉल करेगा। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। तो हुआ क्या यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने जब यहाँ पर एक फंक्शन आर बनाया, उसके अंदर मैंने आई वेरिएबल डिक्लेयर किया और मैंने रिटर्न किया क्या, एक फंक्शन जो कि रिटर्न कर रहा है क्या, आई को, ठीक। तो जब भी मैं आर फंक्शन को कॉल करूँगा तो क्या होगा, एक नया आर कॉपी होएगा, कॉपी बनेगी आर की, आई की एक कॉपी बनेगी। तो आई की सपोज दैट वैल्यू 1 है, ठीक है, तो 1 की एक नई कॉपी बनेगी इस तरह से, ठीक है, और वो इस फंक्शन में पास होगी। तो अब जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा ना, वो किसको प्रिजर्व करेगा, इस वाले 1 को। और चेंज कौन सा हो रहा है, ये वाला 1 प्रिजर्व हो रहा है, ये वाला 1, और चेंज हो रहा है ये वाला 1। तो जितना ही चेंज हो ले, ये कितना ही चेंज हो ले, इस पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। तो जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये किसको प्रिंट करेगा, 1 को प्रिंट करेगा हमेशा, क्योंकि 1 चेंज ही नहीं हो रहा है। और ऐसा मेरा हर उसके लिए होगा, हर आई के लिए मैं कर रहा हूँ। तो मेरे पास जब भी मेरे पास जो एरे है, ARR है, उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3 फंक्शन 4 फंक्शन 5, ये सब के सब क्या किसको पॉइंट करेंगे, हर एक अलग अलग वेरिएबल को पॉइंट कर रहे होंगे, जिसमें अलग वैल्यू स्टोर होगी, जो कि कॉपी के थ्रू क्रिएट हुई होगी। इस तरह से ये जो क्लोजर्स हैं वो हम यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि वो वेरिएबल को रेफर कर रहे होते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एप्लीकेशन है क्लोजर्स की, वो है कि हम उससे प्राइवेट मेंबर्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर ऊपर किया था, जो कि है काउंटर वाला पार्ट, काउंटर वाला एग्जाम्पल जो हमने देखा था, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। इसके थ्रू हम अच्छे से समझ पाएंगे कि इस तरह से क्लोजर वर्क करते हैं और क्या होते हैं, ठीक। तो ये था कि क्लोजर्स क्या होते हैं, अप्लाई और बाइंड और कॉल मेथड क्या होते हैं, ठीक। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है क्लोजर, बट हाँ, ये इतना काफ़ी यूज़ नहीं आता है, ठीक है। तो इसको भी सीखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बार क्वेश्चंस बन जाते हैं इंटरव्यू पे इस पे, ठीक। तो ये था क्लोजर्स, इसके बारे में हमने जान लिया जितना भी था, कितना ज़रूरत थी, जितना हमें बेसिक था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो सब हमने इसमें समझ लिया है, ठीक। लूप के थ्रू किस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, प्राइवेट मेंबर्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, क्लोजर्स होते क्या हैं, स्कोप क्या होता है, दिस कीवर्ड क्या होता है, ये सब के बारे में हमने यहाँ पे जाना है, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से क्लोजर काम करते हैं। तो अगली जो मैं वीडियो लाने की सोच रहा हूँ, वो मैं सोच रहा हूँ कि इंटरव्यू क्वेश्चंस पे लेके आए वीडियो, और बात करेंगे कि किस तरह से कि क्या क्या इंटरव्यू में जो जावास्क्रिप्ट है उसके क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनको डील करते हैं, क्या क्या आंसर होने चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे बारीक बारीक जो डिटेल्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें पॉइंट पे जो मतलब आप समझ रहे हैं ना कि एकदम बिल्कुल क्लिक नहीं हो पाते, जो कि रेगुलर कंसेप्ट में बिल्कुल एक पर्टिकुलरली एक छोटा सा पॉइंट उठा के क्वेश्चन बन जाते हैं, उन पे क्वेश्चंस लेके आएंगे, समझेंगे, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम। आई होप आपको समझ में आई होगी ये वीडियो। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कोड करते रहिए।